So hello students and nurses, welcome to the Scrub House. Myself Manish Singhal and I am going to be discuss today topic of salivary glands. Great, get ready. So जब भी हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पढ़ते हैं, जीआईटी सिस्टम पढ़ते हैं, तो जीआईटी सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये एक्चुअल में माउथ से शुरू होकर एनस की तरफ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बीच में वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लाइक जैसे कि इसोफेगस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बकल कैविटी के साथ वहाँ पर फेरिंजियल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्चुअल में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, आपने जो फूड खाया है, फूड जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, उसको यूजेबल और सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में चेंज करने का काम करता है। ये तो पूरी जीआईटी ट्रैक्ट की बात है, जिसे हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। बट इसी जीआईटी ट्रैक्ट के साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जो होती है या फिर एसेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, ये एसेसरी ऑर्गन्स इसके साथ जुड़े होते हैं। उन्हीं एसेसरी ऑर्गन्स में बकल कैविटी में एक ऑर्गन और प्रेजेंट होता है जिन्हें हम सिंपली कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। देयर आर ओनली 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड विच आर फाउंड अराउंड द बकल कैविटी। तो 3 पेयर्स मिलते हैं हमको यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड के। तो 3 पेयर की जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन कौन सी है, एक बार उनके बारे में नाम लिख लेते हैं, उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। ग्रेट। तो सबसे पहली जो सलाइवरी ग्लैंड है वो है कौन सी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड वन इज सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड एंड थर्ड वन इज सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। आई सेड 3 पेयर नॉट 3 सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, दोनों तरफ चीक्स के दोनों तरफ मिलेगी। लोकेशन अभी देखते हैं, बस 3 पेयर यानी कि 6 सलाइवरी ग्लैंड होती है, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है। तो हम मेजर सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज जब ये मेजर पार्ट ऑफ सलाइवा बनाती है। ग्रेट। तो सबसे पहले ये पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट होता है 20 से 30 ग्राम ऑफ एवरी पैरोटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर जो होती है उनका वेट जो होता है ऑलमोस्ट 8 से 10 ग्राम ईच जो सब मैंडिबुलर जो है वेट करती है, और ऑलमोस्ट 2 से 3 ग्राम तक जो वेट होता है वो होता है किसका, सबलिंगुअल ग्लैंड का। ग्रेट। तो इससे मेरे को क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सारी सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बिगेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ग्रेट। और सबसे स्मॉलेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सी है, सबलिंगुअल। ठीक है। चलो, एक चीज यहाँ पर ये सारी की सारी सलाइवरी ग्लैंड जो सीक्रेट करती है उस सब्सटेंस का नाम है क्या, सलाइवा। और सलाइवा जो ऑलमोस्ट पर डे रिलीज किया जाता है वो कहता है 1500 ml पर डे। ग्रेट। तो 1500 ml पर डे जो सलाइवा रिलीज किया जाता है तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। तो हर एक का अपना अपना क्या है, प्रपोर्शन है यहाँ पर। तो जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना 20% सलाइवा जो होती है वो सीक्रेट करती है, कौन, पैरोटिड ग्लैंड। ग्रेट। सॉरी, इसको 20 नहीं 25 करें। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है अपना 25% जो सीक्रेशन है वो आता है किसके द्वारा, पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है ये यहाँ पर 70% जो सीक्रेशन है वो कौन रिलीज करती है, सब मैंडिबुलर। और बाकी का बचा हुआ जो 5% जो सीक्रेशंस आते हैं वो 5% सीक्रेशन आते हैं किसके द्वारा, सबलिंगुअल के द्वारा। तो एक चीज़ यहाँ पर एक और क्लियर हो जाती है क्या, कि जो मैक्सिमम जो सीक्रेशन करती है वो है सब मैंडिबुलर। तो ये है मैक्सिमम सीक्रेटरी ग्लैंड। मैक्सिमम सीक्रेटरी ग्लैंड जो है वो कौन सी है, सब मैंडिबुलर। तो 3 चीज़ें पता चली कि अगर आपसे पूछा जाए बिगेस्ट सलाइवरी ग्लैंड देन इट्स पैरोटिड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड देन इट्स सबलिंगुअल, और आपसे पूछा जाए मैक्सिमम सीक्रेटरी सलाइवरी ग्लैंड देन इट्स सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर का दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसी को हम कहते हैं सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, इनके नाम में जो एक चीज़ है वो आ रही है ग्लैंड, यानी कि ग्रंथियाँ। और ग्रंथियाँ आपकी बॉडी में 2 टाइप की होती है, वन इज एक्सोक्राइन टाइप एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन टाइप। एंडोक्राइन क्या करती है, जो अपने सीक्रेशंस है कोई भी ग्लैंड ये अपने ब्लड वेसल्स के अंदर इनपुट कर देती है या फिर उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कराती है, तो वो एंडोक्राइन टाइप की ग्लैंड्स होती है। बट एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड्स क्या करती है, अपने जो सीक्रेशंस है किसी डक्ट के द्वारा क्या करेगी, किसी कैविटी के अंदर पुट करेगी। तो उस टाइप की जो ग्लैंड्स है वो क्या कहलाती है, एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन टाइप की एसेसरी ग्लैंड है, तो इनके पास ऑब्वियसली डक्ट प्रेजेंट होगी। तो तीनों टाइप की जो ग्लैंड है इन तीनों के पास अपनी अपनी क्या होगी, डक्ट होगी। तो जो पैरोटिड होती है, पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड है इसकी डक्ट को हम कहते हैं ऑब्वियसली पैरोटिड डक्ट, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ स्टेंसन्स डक्ट। इस डक्ट का जो दूसरा नाम है वो है स्टेंसन्स डक्ट। ग्रेट। चलो,
उसके बाद में सबमेंडिबुलर जो डक्ट है या फिर सबमेंडिबुलर जो ग्लैंड है, इससे थ्रू आने वाली जो डक्ट होती है उसका नाम होता है कौन सी, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट। और जो सबलिंगुअल जो है, सबलिंगुअल के थ्रू जो आने वाली जो डक्ट होती है उनका नाम होता है डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस। ग्रेट। चलो ये जो डक्ट है, ये तीनों की तीनों डक्ट, चाहे स्टेनसन डक्ट हो, चाहे वार्टन्स डक्ट हो, चाहे रिविनस डक्ट हो, तीनों के तीनों जो डक्ट है इनकी जो ओपनिंग है, इन तीनों की ओपनिंग कहाँ पे होगी, बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर इनकी क्या होगी, ओपनिंग होगी। तो सबसे पहले इनकी लोकेशन की बात की जाए कि इनकी ओपनिंग कहाँ पे होती है। ग्लैंड्स की लोकेशन अभी थोड़ी हम डिटेक्ट करते हैं। तो जो स्टेनसन डक्ट होती है या फिर जो पैरोटिड डक्ट होती है, इसकी जो ओपनिंग खुलती है ये कहाँ पर खुलती है, तो जो अपर जॉ है, अपर जॉ को मैक्सिलरी जॉ भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ ये मैक्सिला बोन में प्रेजेंट होता है, इसलिए कहते हैं इसे मैक्सिलरी जॉ। तो अपर जॉ के दोनों साइड में बाइलेटरली सेकंड मोलार टीथ, कौन सा टीथ, सेकंड जो मोलार टीथ है, हर जॉ में 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मोलर के जो नंबर्स होते हैं दोनों तरफ 3-3 होते हैं। ग्रेड। अपर जॉ में 3, लोअर जॉ में 3, और लेफ्ट और राइट में ये बेसिकली बराबर से काउंट किए जाएंगे। ठीक। तो जो सेकंड मोलार टीथ है, इस सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट में प्रेजेंट होती है, इस सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट में प्रेजेंट होती है कौन, डक्ट, यानी कि डक्ट की ओपनिंग। कौन सी डक्ट की, स्टेनसन डक्ट की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होगी, अपर जॉ में सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट में, वेस्टिब्यूल वाली साइड में, बकल कैविटी में प्रेजेंट होगी। ग्रेट है क्या। तो ये तो हुई किसकी बात, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग की बात। सबमैंडिबुलर जो डक्ट होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है, सबमैंडिबुलर डक्ट की जो ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग होती है कहाँ पर, सबलिंगुअल, यानी कि लंगवा के नीचे, यानी कि टंग के नीचे। टंग के नीचे कहाँ पर, तो इसे मैं बकल फ्लोर भी कह सकता हूँ। बकल फ्लोर का मतलब क्या है, बकल फ्लोर का मतलब है क्या, बकल फ्लोर का मतलब है जो ओरल कैविटी यानी कि बकल कैविटी है उसका तला, उसकी सतह, निचली सतह, उसे क्या कहूँगा, बकल फ्लोर। तो बकल फ्लोर पर भी एग्जैक्टली कहाँ पर, तो बकल फ्लोर में जब आप टंग को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो टंग के ऊपर को उठाने पर बीच में एक लेयर, सिंपली एक झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। ये लिंगुआ का फ्रेनुलम है, तो इसे हम कहते हैं लिंगुए फ्रेनुलम, लिंगुए फ्रेनुलम। और इस लिंगुए फ्रेनुलम के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है किसकी ओपनिंग, किसकी ओपनिंग, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग। ग्रेट है क्या। कौन सी डक्ट होती है यहाँ पर, वार्टन्स डक्ट प्रेजेंट होती है। तीसरी जो ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड, इसकी जो ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग भी कहाँ पर प्रेजेंट होगी, सबलिंगुअली प्रेजेंट होगी, सेम। और सबलिंगुअल कहाँ पर, फ्लोर ऑफ द माउथ पर। तो इसकी जो ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग में नंबर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सबलिंगुअल की जो ओपनिंग होती है इसके नंबर ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर इसकी 5 से लेकर 15 डक्ट तक मिलती है। और इसकी जो ओपनिंग, इनकी जो डक्ट की ओपनिंग है, इनकी डक्ट की ओपनिंग कहाँ मिलेगी, सबलिंगुअली मिलेगी या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ में मिलेगी। ग्रेट। चलो, तो 3 तरह की हमने ग्लैंड्स की बात करी, कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का जो वेट होता है वो 20 से 30 ग्राम होता है। बिगेस्ट जो ग्लैंड है सलाइवरी, वो पैरोटिड ग्लैंड है। सबमैंडिबुलर जो है अराउंड 8 to 10 ग्राम पर ईच सबमैंडिबुलर जो है वेट करती है, और ये मैक्सिमम सिक्रेटरी ग्लैंड है, बिकॉज अभी पूरे सलाइवा का ऑलमोस्ट 70% पार्ट सिक्रेट करती है। सबलिंगुआ जो है सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, लिंगुआ के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। इनकी जो डक्ट होती है वो डक्ट ऑफ रिविनस है। सबमैंडिबुलर की जो डक्ट होती है वो वार्टन्स डक्ट होती है, और पैरोटिड की जो डक्ट होती है वो डक्ट ऑफ स्टेनसन होती है या फिर स्टेनसन डक्ट होती है। इनकी ओपनिंग, स्टेनसन डक्ट की जो ओपनिंग होती है वो अपर जॉ में सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट यानी कि वेस्टिबुल वाले साइड में प्रेजेंट होगी। स्टेनसन डक्ट की ओपनिंग है ये। वार्टन्स डक्ट की ओपनिंग जो कि कहाँ से आ रही है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड से, वो सबलिंगुअल या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ प्रेजेंट होगी, और लिंगुआ फ्रेनुलम के दोनों साइड यानी कि बाइलेटरली प्रेजेंट होगी। ग्रेट। सबलिंगुअल जो ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड की जो ओपनिंग होगी वो भी सबलिंगुअल या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ होगी। 5 से 10 जो 15 ओपनिंग है इनकी छोटी छोटी पाई जाती है। ग्रेट है क्या। चलो, इसी बात चली है तो यहीं पर एक चीज़ बता देनी चाहिए क्या, क्योंकि हम क्लिनिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर मेजर करके चलेंगे हमेशा से। तो जो अपर जो है, अपर जॉ में जो सेकंड मोलार टीथ पर जो ओपनिंग मिल रही है किसकी, स्टेनसन डक्ट की, यानी कि जो पैरोटिड डक्ट है, इस पैरोटिड डक्ट की जो ओपनिंग है, इस पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग के आसपास कभी कभार कुछ स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। उन स्पॉट को मैं कहता हूँ क्या, कॉप्लिक स्पॉट। क्या कहते हैं उन्हें हम, कॉप्लिक स्पॉट। और ये कॉप्लिक स्पॉट डायग्नोस्टिक मेथड है या फिर डायग्नोसिस है किसका, एक डिजीज़ का, जिस डिजीज़ का नाम है क्या, मीजल्स। मीजल्स बच्चों के अंदर, मोस्टली बच्चों के अंदर होने वाली एक वायरल डिजीज़ है, और ये जो डिजीज़ हाईली कंटेजियस डिजीज होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। और इस मीजल डिजीज़ के अंदर बॉडी के अंदर काफ़ी तरह के रैसेस दिखाई देने लगते हैं, लेकिन
इस बगल कैविटी में इसी स्टेंसन डक्ट या फिर इसी पैरोटिड डक्ट के आसपास व्हाइट स्पॉट दिखने लगता है, जिन्हें हम कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। और कॉप्लिक स्पॉट इस मीजल्स का क्या है, डायग्नोसिस है। ग्रेट है क्या, या फिर डायग्नोस्टिक साइन है। ग्रेट, इसी को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। ग्रेट, चलो अब बात करते हैं इनकी दो चीज़ें बची इसके बारे में। एक तो इनकी लोकेशन, कि इन जो डक्ट है सॉरी जो ग्लैंड है इनकी लोकेशन क्या है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर इनकी हिस्टोलॉजी, यानी कि इनकी जो सेल्स बनी होती है वो किस तरह की मेड ऑफ होती है, किस तरह से बनी होती है। तो मैं आपको एक कुछ टर्मिनोलॉजी बोलता हूँ, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो काइंड ऑफ एक्चुअल में सीरस ग्लैंड होती है। पैरोटिड एक्चुअल में किस टाइप की सेल होती है, सीरस ग्लैंड है। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल जो ग्लैंड है वो काइंडली म्यूकस ग्लैंड में उन्हें कहता हूँ। और बाकी की बची जो सब मैंडिबुलर जो है सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी जो है वो मिक्स टाइप की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अभी मिक्स्ड ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और सीरस ग्लैंड का क्या मतलब है। मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर तो है मिक्स टाइप की, जो म्यूकस है वो किस टाइप की है, जो सबलिंगुअल जो है वो कौन सी है, म्यूकस है। और जो सीरस है वो पैरोटिड है। अब इनका मीनिंग क्या है, तो उसके बारे में मैं पहले उसके बारे में चर्चा करता हूँ कि इनका मतलब क्या है। ग्रेट, तो जब मैं डिस्कस करता हूँ इनकी हिस्टोलॉजी का मतलब किसी टिश्यू की स्टडी की जाए तो उसे क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। ग्रेट, तो अगर मैं सलाइवरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी की स्टडी करूँ तो इन सलाइवरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी में यहाँ पर इनकी जो ग्लैंड्स है, इन ग्लैंड में टू टाइप की सेल्स मिलती है। एक तो सीरस सेल्स और दूसरी इनके अंदर होती है म्यूकस सेल्स। एक तो होती है सीरस सेल्स और म्यूकस सेल। ये सीरस सेल और म्यूकस सेल किसी कैविटी के अराउंड क्या होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है। किसी ल्यूमेन के अराउंड क्या होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है। जिस तरह से मैंने बनाया है ये, ठीक है, इस तरह से कैविटी के अराउंड क्या होने लगेगी, ये इकट्ठा होने लगेगी। दोनों टाइप की सेल्स, जैसे कि मैं ये जो डार्क कलर में या फिर ब्लू कलर में बना रहा हूँ, ग्रीनिश कलर में, ये तो कौन सी सेल है, ये सेल्स है कौन सी, सीरस सेल्स। ग्रेट, और इधर की तरफ जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सी सेल्स है, ये है म्यूकस सेल्स। तो इन म्यूकस सेल्स ने और सीरस सेल्स ने क्या किया, आपस में अरेंज हुई और अरेंज होके किसी ल्यूमेन के चारों तरफ क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। ये वाली जो है ये तो है कौन सी, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मिलता है वो फ्लैट टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और बाकी की ये जो सेल्स है ये कौन सी सेल्स है, सीरस सेल्स है, ठीक है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप का न्यूक्लियस होता है। इनके बीच में कुछ कैविटी क्रिएट हो गई, ठीक है। और ये चारों तरफ से एक फाइब्रस कैप्सूल से ढकी हुई होती है। ग्रेट, इनके बीच में एक कैविटी सी बन गई। इस डक्ट को मैं कहता हूँ इंट्रालोब्यूलर डक्ट, इंट्रालोब्यूलर डक्ट। और ये जो इंट्रालोब्यूलर डक्ट है आगे जाके डेवलप हो गए या फिर आगे कंटिन्यूस हो गई। जो मेन डक्ट होती है, मेन जो सलाइवरी डक्ट है उसके अंदर जाके ओपन हो जाती है। और मेन सलाइवरी डक्ट जाके फिर जो बकल कैविटी है उसके डिफरेंट पार्ट के अंदर जाके ओपन हो गई। तो सबसे पहले सीरस सेल्स का एक्चुअल में फंक्शन क्या है, तो सीरस सेल क्या करती है, सीरस सेल यहाँ पर प्रोड्यूस करती है एक थिन यानी कि पतला सब्सटेंस, थिन फ्लूइड क्रिएट करती है। और इस थिन फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स मोस्टली। और यहाँ पर एक तरह का जो एंजाइम ज़्यादा मात्रा में देखने का मिलता है वो कौन सा एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम, जिसे मैं एक्चुअल में कहता हूँ सलाइवरी अल्फा एमाइलेज। इसका पूरा नाम होता है सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, ठीक है। ये जो सीक्रेशन होता है ये सीरस सेल प्रोड्यूस करती है। थिन सीक्रेशन होगा, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, वाटरी फ्लूइड होगा, ठीक है। चलो ये तो प्रोड्यूस किया किसने, सीरस सेल्स ने। बाकी की जो म्यूकस सेल्स होती है, म्यूकस सेल प्रोड्यूस करती है म्यूसिन। म्यूसिन एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। म्यूसिन एक तरह का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और बिस्कस फ्लूइड होता है। बिस्कस फ्लूइड होने का मतलब ये चिपचिपा होता है। और चिपचिपा होगा तो फंक्शन क्या करेगा, ये म्यूसिन जो है इसको चिपचिपापन प्रदान करेगा। और जो आपने फूड खाया है उस फूड में लार के साथ मिक्स होके जो फूड है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। ग्रेट है क्या। तो एक्चुअल में इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उन सेल्स का नाम लिया था। तो यहाँ पर सीरस सेल, तो पैरोटिड को सीरस क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इनके जो सीरस जो सेल्स होती है मोस्टली यहाँ पर सीरस सेल्स पाई जाती है, इसलिए मैं सीरस ग्लैंड कहूँगा। सबलिंगुअल में मोस्टली म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, म्यूकस सेल्स पाई जाती है, इसलिए म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। और जो सब मैंडिबुलर होती है इसके अंदर दोनों तरह की, यानी कि सीरस भी और म्यूकस भी दोनों तरह की सेल्स मिलती है, इसलिए मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड इसे कहते हैं। ग्रेट है। अब दूसरी चर्चा करते हैं इनकी लोकेशंस की। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इनकी लोकेशन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था,
ये जो है इन्हें, ये जो स्ट्रक्चर बनाई इन्होंने अरेंज होकर, इन्हें हम कहते हैं एसिनी, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, एसिनी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इनकी बात करें इनकी लोकेशन की, तो पहले मैं इनकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास दो डमीज है या फिर दो डायग्राम्स है इंटरनेट से मिले हुए, ठीक है। तो ये जो है ये तो कैडेवर का यानी कि रियल जो ह्यूमन है उसका डायग्राम, इसके अंदर पहले मैं आपको डिटेक्ट करा देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेक्ट कराऊंगा किसके अंदर, इसके एक डायग्रामेटिक व्यू के अंदर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको 3 ग्लैंड मिलनी है, एक तो पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी सब लिंगुअल ग्लैंड, और सब लिंगुअल के साथ में सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो इस वाले डायग्राम में तो आपको केवल 2 ही डिटेक्ट हो पाएगी, तो पैरोटिड और सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल नहीं दिखेगी बिकॉज वो लिंगुआ के नीचे यानी कि टंग के नीचे होती है। और ये वाला जो व्यू है ये लेटरल व्यू है, यानी कि इस पेशेंट को, यानी कि सॉरी जो कैडेवर है इसको साइड से देखा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सब लिंगुअल नहीं दिखेगी, लेकिन 2 ग्लैंड डिटेक्ट हो जाएगी, कौन कौन सी, पैरोटिड और सब मैंडिबुलर, ठीक है। चलो, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपको मार्कर चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये तो ईयर है, ग्रेट। और ये जो है एक्सटर्नल ईयर कैनाल, यानी कि कैनाल का जो है ओपनिंग है, ठीक है। चलो एक बार देखें ध्यान से, ये जो है ये ओपनिंग है कैनाल की, ठीक है। और इसी ईयर कैनाल के अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में, थोड़ी सी ब्राउन कलर में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर लार्ज स्ट्रक्चर है, बड़ी स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये 1 नंबर जिसको मैंने मार्किंग करी है, ये कौन सी ग्लैंड है, ये है पैरोटिड ग्लैंड। तो अगर पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन जानी जाए तो पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे होती है, जो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर के नीचे की तरफ और चीक्स के साइड में, ग्रेट है क्या। तो यहाँ पर होगी कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। कभी कभार एक कंडीशन होती है जिसे पैरोटाइटिस कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। तो अगर पैरोटाइटिस पहचानो तो पैरोटाइटिस क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन, तो उसकी वजह से इस पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि जो स्वेलिंग आएगी वो कौन सी एरिया के अंदर आएगी, ठीक है। इसी पैरोटिड ग्लैंड से अगर आप ऊपर की तरफ जाते देखेंगे, यहाँ पर जहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, ये एक डक्ट निकली हुई है इससे, ग्रेट। इसी डक्ट को कौन सी डक्ट है, ये स्टेंसन की डक्ट है या फिर पैरोटिड डक्ट है, ठीक है। जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो अपर जॉ के अंदर जाके खुलेगी, या कि सेकंड मोलार जो टीथ है, सेकंड मोलार टीथ की लाइनिंग में जाके खुलेगी, ठीक है। ये तो डक्ट हो गई कौन सी, पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट की अगर लोकेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे आप, जो एक्सटर्नल ऑटिस्टिक मीटस है उस एक्सटर्नल ऑटिस्टिक मीटस के या फिर एक्सटर्नल ईयर के बिलो या फिर नीचे मिलेगी, ग्रेट। चलो, इसकी डक्ट सबसे बिगेस्ट है, दिख पा रही है। दूसरी जो डक्ट है, दूसरी जो ग्लैंड है वो है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर जो डक्ट है ये वाली ध्यान से देखें, इस रीजन में मैंडिबल के जस्ट नीचे ये जॉलाइन, ये जो है जॉलाइन बनाई, और इस जॉलाइन के नीचे यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, मैं आपको एक बार मिटा के फिर दिखा देता हूँ। ये जो ऑरेंज कलर में टिश्यू स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये कौन सी ग्लैंड हो जाएगी, ये हो जाएगी मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड। और सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड की अगर लोकेशन देनी है दोनों तरफ प्रेजेंट होगी। ये अभी लेफ्ट लेटर, सॉरी राइट लेटर भी है, अब राइट साइड से देखें ना, अगर लेफ्ट साइड में होगी तो लेफ्ट साइड में भी सेम इसी तरीके से मिला दिखेगी, ठीक है। तो ये राइट लोकेशन में राइट लेटरल भी है, तो राइट लेटरल में जो जॉ लाइन के जस्ट नीचे यानी कि मैंडिबल के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो कौन सी है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। अपने हाथ से अगर आप अपने आप को पैल्पेट करेंगे तो यहाँ पर आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड दिखाई पड़ेगी। मैक्सिमम जो सिक्रेशन करती है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड करती है, ठीक है। और इसी की जो डक्ट है वो इसी की डक्ट यहीं से अंडर पास होकर आपको दिखाई पड़ेगी किसके अंदर, लिंगुअल पार्ट के नीचे की तरफ, ठीक है। ये तो कैडेवर से दिखने वाला डायग्राम था, ठीक है। अब मैं ऊपर की तरफ आऊँ एक रियल डायग्राम पर। इस डायग्राम में थोड़ी चीज़ें आपको सही दिख पाएगी। तो यहाँ पर ये जो है, मैं इसको आउटलाइन से क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो है ये वाला पार्ट, ये मैंने इसको और पिंकिश कर दिया। तो ये वाली ग्लैंड तो कौन सी हो गई, पैरोटिड ग्लैंड, ग्रेट। और इसी पैरोटिड ग्लैंड की ये डक्ट, ये पैरोटिड डक्ट या फिर डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, ग्रेट। चलो, दूसरी ये नीचे की तरफ, इसी पैरोटिड ग्लैंड के नीचे की तरफ आपने डिटेक्ट करी थी कौन सी, ये सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी। तो ये रही कौन सी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और इसी सब मैक्सिलरी की यहाँ पर ये जो डक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वापस से मिटा के दिखा देता हूँ एक बार। ये जो डक्ट है, ये वाली डक्ट, ये डक्ट है कौन सी, वार्टन्स की डक्ट, यानी कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरी जो बची सब लिंगुअल, तो ये देखें यहाँ पर ओरल कैविटी का पार्ट कट किया हुआ, और ये जो ओरल कैविटी की टंग है इसको ऊपर किया, और ये जो पार्ट है ये वाला रीजन जिसको मैंने अभी ड्रा किया, ये क्या है, फ्रेनुआ लिंगुअम,
ठीक है, लिंगवा के नीचे मिलने वाला फ्रेनवा, तो ये फ्रेनवा लिंगम है। और फ्रेनवा लिंगम के जस्ट नीचे और ये जो है बकल कैविटी का फ्लोर है, और इस बकल कैविटी के फ्लोर के नीचे की तरफ ये जो ग्लैंड दिखाई पड़ी है, ये कौन सी ग्लैंड हो जाएगी, ये कौन सी ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ अलग कलर से, इसको मैं ब्लू कलर से, जैसे कि ये जो है, ये जो मैंने मार्क किया, ये कौन सी ग्लैंड है, सब लिंगुअल। ठीक है, तो ये है कौन सी, सब लिंगुअल ग्लैंड। और इस सब लिंगुअल ग्लैंड की जो ओपनिंग है कहाँ खुल जाएगी, इसके जस्ट ऊपर, यानी कि लिंगुअल पार्ट के यहाँ पर ही, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, तो इनकी 3 लोकेशन हो गई। तो 3 डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, तीनों की लोकेशन आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, चलो यहीं पर कुछ येलोइश कलर की आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये येलोइश कलर की जो स्ट्रक्चर है, नॉट ये थिक पार्ट नहीं, ये येलो कलर की जो ट्यूबिंग जा रही है, ये एक्चुअल में क्या है, ये न्यूरॉन्स है या फिर नर्व्स है। ठीक है, तो यहाँ पर नर्वस कंट्रोल भी किया जाता है, नर्व कंट्रोल भी किया जाता है किसका, सलाइवरी ग्लैंड्स का। तो सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप के मेरे पास, आई नो। ठीक है ना, कौन कौन सी, एक तो पैरोटिड है, आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगी, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। तो जो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, कुछ भी कहें आप, और या फिर सब लिंगुअल जो ग्लैंड है, ये तो कंट्रोल की जाती है कौन से नंबर की, 9th क्रेनियल नर्व के द्वारा, जिसे आप कहते हैं हाइपोग्लाइशियल या सॉरी ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व। ग्रेट। और जो पैरोटिड क्रेनियल, जो पैरोटिड नर्व होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड कंट्रोल होती है कौन सी, 7th क्रेनियल नर्व के द्वारा, यानी कि फेशियल नर्व के द्वारा। ठीक है, तो ये है दोनों पीएसएनएस का पार्ट। अब सुने, कंट्रोलिंग की बात जब की जाए ना, तो कंट्रोल यहाँ पर इसको किया जाता है एएनएस के द्वारा। नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट, एएनएस के द्वारा। एएनएस होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द बॉडीज इनवॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, तो बॉडी के इनवॉलंटरी जो फंक्शंस कंट्रोल करता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, ऑटोमेटिक चलता है, इसलिए ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो एएनएस है। एएनएस के 2 हिस्से हैं यहाँ पर, एक तो पीएसएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पीएसएनएस को कंट्रोल करता है, पीएसएनएस कंट्रोल होता है क्रेनियल नर्व के द्वारा। तो यहाँ पर जो मैंने ये कंट्रोलिंग बताई है आपको, कौन सी वाली, पैरोटिड ग्लैंड की 7th क्रेनियल नर्व के द्वारा, और सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल की 9th क्रेनियल नर्व के द्वारा। ये किसका पार्ट है, पीएसएनएस का पार्ट है। ग्रेट है क्या। ठीक है, तो एसएनएस की कंट्रोलिंग किसके द्वारा होती है, तो एसएनएस की कंट्रोलिंग यहाँ पर होती है किसके द्वारा, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक जो स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन की फर्स्ट और सेकंड जो थोरेक स्पाइन है, उसके द्वारा निकली हुई ब्रांचेस से कंट्रोल होता है कौन सा, एसएनएस नर्वस सिस्टम। ग्रेट। इफेक्ट क्या होता है इसका, पीएसएनएस का और एसएनएस का। देखो, जब पीएसएनएस फंक्शन करेगा तो पीएसएनएस के फंक्शन में जो सलाइवा है, उस सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ेगा, और एसएनएस के कंट्रोल में जो है सलाइवा का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्रेट। यहाँ पर एक चीज़ और जो ध्यान में रखनी होती है, ये होता है कि जो पीएसएनएस कंट्रोल करता है, यानी कि जब पीएसएनएस के कंट्रोल में जब सलाइवा का सेक्शन बढ़ता है, तो जो सलाइवा होने लग जाता है वो थिन सलाइवा होने लग जाता है, सलाइवा पतला हो जाता है। और एसएनएस के कंट्रोल में जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो कैसा सलाइवा होता है, थिक सलाइवा होता है, यानी कि सलाइवा क्या हो जाता है, गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो सीरस सब्सटेंस है वो कम हो जाते हैं, सीरस सब्सटेंस तो क्या हो जाते हैं उसके अंदर, कम हो जाते हैं, और जो एक्चुअल म्यूकस सब्सटेंस है वो बढ़ जाता है, इसलिए सलाइवा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ग्रेट है। तो ये तो सप्लाई होगी किसकी, नर्वस सिस्टम की। कौन कौन सी, 9th नंबर की के द्वारा पैरोटिड में, ग्लोसोफेरेंजियल जिसे कहते हैं, 9th नंबर की कौन सी होती है, ग्लोसोफेरेंजियल। एक सेकंड, आई थिंक मैंने आपको उल्टा बता दिया। पैरोटिड जो ग्लैंड कंट्रोल होती है ना, पैरोटिड ग्लैंड तो कंट्रोल होती है किसके द्वारा, 9th के द्वारा, सॉरी। ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। और जो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल होती है वो कंट्रोल होती है किसके द्वारा, 7th क्रेनियल नर्व के द्वारा, जिसे आप क्या कहते हैं, 7th को कहते हैं आप फेशियल क्रेनियल नर्व। ठीक है, और जो 9th नंबर की जो होती है उसे क्या कहते हैं आप, ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व। इज दैट गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी मिलेगी आपको देखने के लिए। जो ब्लड सप्लाई यहाँ पर की जाती है किसके द्वारा, जो ब्लड सप्लाई है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा की जाती है। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, तो आर्टेरियल जो ब्लड सप्लाई है वो तो की जाती है किसके द्वारा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। और जो वीनस रिटर्न जाता है वो वीनस रिटर्न एक्सटर्नल जैगुलर वेन के अंदर जाएगा। इसके अंदर वीनस रिटर्न होगा, वीनस रिटर्न किसके अंदर जाएगा, एक्सटर्नल जैगुलर वेन के अंदर। ठीक है, चलो, जो कि हेड और नेक वाले पार्ट का वैसे ही वीनस रिटर्न लेके जाता है। ग्रेट, सो गुड। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं। ये जो यहाँ पर मसल दिखाई पड़ रही है, इतनी लार्जर मसल्स, ये कौन सी मसल्स है, मैसेटर मसल्स है ये।
ये एक्चुअल में कौन सी मसल्स है, मेसेटर मसल। जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखेंगे तब इनके बारे में और चर्चाएं होगी, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी किसके बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन, उसकी जो पोजीशंस है, उनकी डक्ट, उनकी जो वेट, उनके लिए कुछ रिलेशंस, उनकी जो है हिस्टोलॉजी के बारे में, ठीक है, उनकी ओपनिंग्स के बारे में, ठीक है। चलो ग्रेट। अब यहाँ पर अगली चीज़ जो चर्चा की जाए वो ये है कि जो सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है उनके द्वारा जो सीक्रेशन निकाला जाता है उस सीक्रेशन का नाम है क्या, सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर एक्चुअल में होता क्या, तो हम देखने वाले हैं किसका, सलाइवा का कंपोजिशन, कि सलाइवा बना किस चीज़ का होता है। सलाइवा जो सीक्रेट होता है वो ऑलमोस्ट 1500 ml पर डे सीक्रेट होता है, और इस 1500 ml पर डे होने वाले सीक्रेट होने वाले सलाइवा के अंदर ऑलमोस्ट 99.5% तो ओनली प्रेजेंट होता है केवल और केवल क्या, वाटर, और बाकी का बचा हुआ 0.5% सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, सॉलिड सब्सटेंस। तो इसके अंदर जो सॉलिड पार्ट है वो तो कितना है, मात्र 0.5%, बाकी का 99.5% क्या होता है, वाटर। जो सॉलिड पार्ट है इसके कितने, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मोस्टली तो एंजाइम्स, ठीक है। तो इस सॉलिड पार्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, एक बार उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंजाइम, तो यहाँ पर एक तो एंजाइम जो मिलता है, उस एंजाइम का जो मोस्ट कॉमन एंजाइम उसका नाम है टाइलिन, PTYLIN, इसकी स्पेलिंग जो है पी से शुरू होगी, इसका नाम है टाइलिन, या फिर इसे आप कह सकते हैं सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम। ये जो फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है किस पर, कुक्ड स्टार्च पर। इसके बारे में थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। एक एंजाइम तो ये सीक्रेट किया जाता है, दूसरा एंजाइम जो सीक्रेट किया जाता है इसके द्वारा कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियोसाइडल नेचर का होता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने का फंक्शन करता है। तो इसकी नेचर होती है क्या, बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये किल करने का फंक्शन करेगा। ग्रेट। चलो दूसरा इसके अंदर जो एंजाइम मिलता है यहाँ पर एंजाइम है सर लिंगुअल लाइपेज एंजाइम, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम। तो यहाँ पर कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है टंग पे, चीक्स पे। वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रेजेंट क्या सीक्रेट करती है, लिंगुअल लाइपेज प्रेजेंट सीक्रेट करती है। ये एक्चुअल में फैट का डाइजेशन करने में कोशिश करता है, बट फैट का डाइजेशन यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। तो उसे कहते हैं लिंगुअल लाइपेज एंजाइम। एक यहाँ पर एंजाइम जो सीक्रेट किया जाता है वो होता है कैलिकरीन एंजाइम। और ये कैलिक्रीन जो एंजाइम है ये एक्चुअली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, बट ओरल कैविटी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन किसी भी तरह का नहीं होता है। ग्रेट। चलो तो ये तो कुछ एंजाइम्स है जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इस एंजाइम के साथ यहाँ पर मिलने वाली स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, एंटीबॉडीज, जैसे कि IgA। तो IgA टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। IgA टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स किसी भी प्रकार का पहला जो अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ को पहला इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, उसमें जो एंटीबॉडीज बनती है वो IgA होती है। तो IgA एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ आयन, जैसे कि कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटायंस, नेगेटिव आयन कहते हैं एनायंस। पॉजिटिव आयन जैसे कि कैटायंस क्या क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट होगा, पोटेशियम प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे कैल्शियम के कुछ अमाउंट में। कैल्शियम यहाँ पर बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलता है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है। सोडियम की जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो 15 से 20 मिली इक्वेलेंट पर लीटर होती है, और जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम यहाँ पर होता है कितना, 20 से 25 मिली इक्वेलेंट पर लीटर। प्लाज्मा के अंदर इनकी वैल्यू देखेंगे तो डिफरेंट है। प्लाज्मा में जो सोडियम की वैल्यू होती है 145 मिली इक्वेलेंट पर लीटर होती है, और जो पोटेशियम है उसकी वैल्यू प्लाज्मा के अंदर होती है 5 मिली इक्वेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्लाज्मा से कंपेरिजन करूँ तो प्लाज्मा के कंपेरिजन में सोडियम की वैल्यू प्लाज्मा में ज़्यादा है, बट सलाइवा में कम है। बट पोटेशियम की वैल्यू सलाइवा में जो है प्लाज्मा के अंदर कम होती है, बट सलाइवा के अंदर कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो आयंस है वो प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा रहेंगे। तो अगर प्लाज्मा के अंदर आयंस ज़्यादा है और जो सलाइवरी सिक्रीशंस है या फिर सलाइवा है उसके अंदर अगर आयंस कम है, तो इन दैट किस जो सॉल्यूशन है सलाइवा वो कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है ये, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में जो सलाइवा होती है, सलाइवा प्लाज्मा के कंपैरिजन में कैसी है, हाइपोटोनिक होती है, बट पोटेशियम इसके अंदर प्लाज्मा से ज़्यादा है। ग्रेट। इसके साथ कुछ एनायंस भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एनायंस में जैसे कि क्लोराइड एनायन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर बाइकार्बोनेट यानी कि SO3- प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर फॉस्फेट, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फॉस्फेट, और साथ ही साथ ब्रोमाइड आयन भी प्रेजेंट होंगे, जो कि बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलेंगे। फॉस्फेट और जो ब्रोमाइड है बड़े ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं। क्लोराइड की वैल्यू यहाँ पर होती है 15 से 20 इक्विवेलेंट पर लीटर, और जो बाइकार्बोनेट होता है 10 से 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्रेट है क्या।
चलो, तो ये कुछ आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक जिसके अंदर एक्चुअल में कार्बन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उन्हें कहेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में यहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यूरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर यूरिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है क्या, क्रिएटिनिन प्रेजेंट होगा, और क्रिएटिनिन के साथ यहाँ पर फ्री अमाउंट में कुछ क्या मिलते हैं, एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ग्रेट है, ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसकी नेचर की बात की जाए सलाइवा की नेचर में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी पीएच क्या होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसकी जो पीएच होती है वो पीएच होती है कितनी, 6.4। 7 होती तो न्यूट्रल होती, बट स्लाइटली एसिडिक है, तो ये कैसी होती है, स्लाइटली एसिडिक पीएच है। और इसकी स्लाइटली एसिडिक पीएच होने का जो रीजन होता है, इसके अंदर मिलने वाला कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए क्या कि जो सलाइवा है, सलाइवा की पीएच कितनी है, तो सलाइवा की पीएच है 6.4, और इसका रीजन क्या है, सलाइवा के अंदर मिलने वाला लाइसोजाइम एंजाइम। जब सलाइवा और आपने खाया हुआ फूड जब इसको मेस्टिकेशन की प्रोसेस के थ्रू मिक्स किया जाता है तो बनने वाला सब्सटेंस कहलाता है बोलस। तो ईसोफेगस में से जब सब्सटेंस जो नीचे उतरेगा उसे क्या कहूँगा मैं, बोलस कहूँगा। ग्रेट है क्या। चलो, ये हो गई सलाइवा का कंपोजिशन। सलाइवा के कंपोजिशन के बाद में सलाइवा का एक्चुअल फंक्शन क्या है भाई, ओरल कैविटी के अंदर जो सलाइवा रिलीज होता है उस सलाइवा का फंक्शन क्या होगा। तो कुछ एक फंक्शन हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन है यहाँ पर, ये डाइजेशन का काम करता है। इसके डाइजेस्टिव फंक्शन है। डाइजेस्टिव फंक्शन कैसे हैं, यहाँ पर एंजाइम रिलीज हो रहा है, कौन सा, टाइलिन एंजाइम, या फिर जैसे सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ये टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, आपने जो स्टार्च खाया, कौन सा क्या खाया, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। बट ये स्टार्च शर्त यहाँ पर यह है कि स्टार्च कैसा होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए, पका हुआ स्टार्च होना चाहिए। अगर कच्चा स्टार्च है, बिना पका हुआ स्टार्च है, तो ये टाइलिन एंजाइम इस पर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो टाइलिन एंजाइम पर फंक्शन करेगा कौन, टाइलिन एंजाइम फंक्शन करेगा किस पर, कुक्ड स्टार्च पर, पके हुए स्टार्च पर, और इसको चेंज कर देता है किसके अंदर, सिंपल शुगर यानी कि माल्टोज के अंदर। इसके अंदर चेंज कर देगा माल्टोज के अंदर, ठीक है। इसके लिए एक ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है 6.5 पीएच। अगर 6.5 इसको पीएच मिल पाती तो ये फंक्शन करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी पीएच को, जो इन्वायरमेंट है उसकी पीएच को अगर 4 या फिर 4 से क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यानी कि इन्वायरमेंट को और ज़्यादा एसिडिक कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। टाइलिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो एक्चुअल में जब आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं तो ज़्यादा एसिडिक फूड खाने पर टाइलिन एक्चुअल में फंक्शन करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और टाइलिन सलाइवा के साथ मिक्स होकर थोड़े बहुत देर तक जो स्टमक है, स्टमक के अंदर भी जो डाइजेशन है उसको कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया किसका, कुक डिस्चार्ज पर काम करेगा टाइलिन। 6.5 पीएच चाहिएगी इसको ऑप्टिमम फंक्शन कराने के लिए, इसको माल्टेज में चेंज करेगा। पीएच अगर 4 से कम होती है तो टाइलिन फंक्शन करना बंद कर देगा, सलाइवरी एमाइलेज। ग्रेट है, इसे सलाइवरी अल्फा एमाइलेज कहेंगे। दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसमें म्यूकस सेल्स होती है जो म्यूसन रिलीज करती है, ग्लाइकोप्रोटीन लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। तो ये एक्चुअल में फूड को क्या करता है, फूड को क्या देगा, लुब्रिकेशन देगा। क्या देगा, फूड को लुब्रिकेशन देगा। और फूड को जब लुब्रिकेशन मिलेगा, चिकनापन मिलेगा, तो उसकी वजह से उसको मेस्टिकेशन में, इसमें एक तो मेस्टिकेशन का मतलब चबाने के अंदर, ठीक है, और मेस्टिकेशन के साथ साथ उसको स्वलोइंग यानी कि निगलने में, चबाने में और फूड को निगलने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो सलाइवा है, सलाइवा फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे मेस्टिकेशन यानी कि चबाने की प्रोसेस और डिग्लूटिनेशन यानी कि स्वलोइंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ ये जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है, ओरल कैविटी की जो म्यूकोसा है उसको क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करेगा। और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसको क्या बना के रखेगा, मॉइस्ट बना के रखेगा, नम बना के रखेगा, ठीक है। बिकॉज जब इसके अंदर 99.5% वाटर होता है और इसमें इतना सारा वाटर होने की वजह से ये एक्चुअल में काफ़ी सारे जो सब्सटेंस है उनके लिए किसकी तरह, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, उनको घोलने काम करता है, जिससे टेस्ट डिटेक्शन का भी काम होता है, ठीक है। ये बोलने में हेल्प करता है, जो एड है, एड्स स्पीच, ठीक है ना। स्पीच को क्या करता है, फैसिलिटेट कराने में हेल्प करेगा। भाई जब स्पीच होगी तो स्पीच में जो टंग है और जो लिप्स है उनके मूवमेंट जरूरी होते हैं, उसके जो मूवमेंट है वो बड़े इजीली हो पाते हैं, किसकी वजह से, सलाइवा की वजह से, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है, उसकी वजह से यहाँ पर ये इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं। तो यहाँ पर होने वाले जो बकल इन्फेक्शन यानी कि बकल कैविटी में होने वाले जो इन्फेक्शन है, उन इन्फेक्शन को क्या कर पाते हैं, हम इससे प्रिवेंट कर पाते हैं। रीजन क्या है, आईजी एंटीबॉडीज है मेरे पास, लाइसोजाइम प्रेजेंट है, और उसके साथ जो डेंटल कैरीज होती है, डेंटल जो कैरीज है और डेंटल कैरीज को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसके साथ यहाँ पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, लैक्टोफेरिन, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन के बारे में डिटेल में ना बता के मैं सिंपल बोलूंगा कि लैक्टोफेरिन क्या करते हैं, लैक्टोफेरिन जो आयरन आपने खाया है उस आयरन को बाइंड कर लेते हैं, और जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, किसकी वजह से, लैक्टोफेरिन की वजह से। बैक्टीरिया किल नहीं होंगे, बस ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ग्रो नहीं कर पाएंगे तो एक्चुअल में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो लैक्टोफेरिन एक्चुअल में क्या होते हैं, बैक्टीरियो
स्टैटिक्स होते हैं, बैक्टीरिया स्टैटिक्स होते हैं, ठीक है। जबकि बकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है, और लाइसोजाइम क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है। बैक्टीरियोसाइडल नहीं कि बैक्टीरिया को किल करता है, बट लैक्टोफेरेंस क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं। ग्रेट। चलो अगला फंक्शन है इसका, बफर की तरह काम करता है। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो एक्चुअल में किसी भी एनवायरनमेंट में पीएच को मेंटेन करने का फंक्शन करते हैं। तो ये जो बफर्स है, बफर्स के लिए यहाँ पर प्रोटीन और जो प्रोटीन्स है, काफ़ी सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेंगे। तो ये फंक्शन में यहाँ पर ओरल कैविटी के पीएच को मेंटेन करेंगे। जब यहाँ की पीएच मेंटेन रहेगी तो पीएच मेंटेन रहने की वजह से यहाँ पर कैल्शियम आयन मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से डेंटल कैरीज नहीं होगी, या फिर डेंटल जो टीथ है वो खराब नहीं होंगे। लेकिन कभी कभार जब एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ने लगता है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से जो कैल्शियम है, कैल्शियम सलाइवा के अंदर कम होने लगता है। और जब कैल्शियम सलाइवा के अंदर कम होने लगेगा तो उसकी वजह से जो डेंटल है, यानी कि जो दांत है, दांतों की से जो कैल्शियम निकल के आने लगेगा, तो यहाँ पर डेंटल कैरीज होने का क्या हो जाएगा, चांस हो जाएगा, दांतों के खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में मैं क्या कर सकता हूँ कि जो सलाइवा है वो टीथ को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, तो सलाइवा टीथ को प्रोटेक्ट करेगा, और टीथ के ऊपर मिलने वाले जो हार्डर सब्सटेंस यानी कि एनिमल जो है, एनिमल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। टीथ को और एनिमल को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सिंपल से अमाउंट में, ठीक है। एसिडिक फूड, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड क्या कर सकता है, टीथ को खराब कर सकता है। ग्रेट। तो ये कुछ फंक्शंस थे किसके, सलाइवा के, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो सलाइवा है कभी कभार कुछ कंडीशन से अल्टर हो जाता है, जैसे कि इसकी जो सीक्रेशन बढ़ जाते हैं, कब, जब इसका पीएसएनएस का एक्टिवेशन हो जाए, पीएसएनएस सिस्टम काम करने लगे। नोजिया के केसेज में जो है सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। स्मेल के साथ, फूड की स्मेल से, ठीक है, या फिर फूड के आने से भी क्या हो जाता है, सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ जाता है। कुछ फैक्टर जो सलाइवा को डिक्रीज करेंगे, लाइक पीएसएनएस जो है, पीएसएनएस के इनएक्टिव होने से, पीएसएनएस अगर इनएक्टिव हो रहा है तो एक्चुअल में क्या जाएगा, सलाइवा का सीक्रेशन कम हो जाएगा। उसके बाद में स्लीप के दौरान, स्ट्रेस के दौरान, चिंता के दौरान सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन अगर है, डिहाइड्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। तो डिहाइड्रेशन के केस में सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाएगा। फियर, डर के टर्म क्या हो जाएगा, सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाएगा। और कुछ ड्रग्स जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जैसे कि एट्रोपिन, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, वो भी क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन क्या कर देती है, कम कर देती है। तो एक कंडीशन है जिसे कहते हैं एटाइलिज्म, एटाइलिज्म या फिर जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया फिर एटाइलिज्म कंडीशन क्या होती है, एक ही बात है। एटाइलिज्म या फिर जीरोस्टोमिया क्या होता है, जहाँ पर जो सलाइवरी सीक्रेशन है, जो सलाइवरी सीक्रेशन से वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, जीरोस्टोमिया कहते हैं। रीजन क्या रहेगा भाई, कि जो डक्ट है, उस डक्ट के अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे, स्टोन पड़ गया, ठीक है ना, कैल्कस का फॉर्मेशन हो गया, तो जीरोस्टोमिया या फिर एटाइलिज्म हो सकता है। या फिर जो ड्रग्स या फिर जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, उन ड्रग्स के इफेक्ट में भी ऐसा हो सकता है। ग्रेट है क्या। इससे कुछ डिसऑर्डर्स है सलाइवरी ग्लैंड के, उन डिसऑर्डर की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में सबसे पहला जो डिसऑर्डर्स है, और डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है साइलेडनाइटिस। साइलेडनाइटिस का मतलब क्या होता है कि आपके पास 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, और 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में से अगर किसी भी सलाइवरी ग्लैंड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, साइलेडनाइटिस कहते हैं। तो इसका मतलब जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन किसमें, इन सलाइवरी ग्लैंड में, इन्फ्लामेशन इन सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज क्या, साइलेडनाइटिस, ठीक है ना। नॉर्मली ये साइलेडनाइटिस किससे एसोसिएटेड होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, बिकॉज जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो भी क्या हो सकता है, साइलेडनाइटिस होगा। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो, ठीक है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बिरिडस, स्टेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, या फिर स्टेप्टोकोकस बिरिडस, या फिर न्यूमोकोकाई, ये कुछ इन्फेक्शंस है जो क्या कर सकते हैं, साइलेडनाइटिस को इंड्यूस कर सकते हैं, या फिर इन्फ्लामेशन कर सकते हैं किसमें, सलाइवरी ग्लैंड में, किसी भी सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सी ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड में। पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, यानी कि मोस्ट कॉमन किसमें होगा, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होना आसान है। और भी रीजन्स है जो क्या कर सकते हैं, साइलेडनाइटिस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल कॉज तो है ही, बैक्टीरियल कॉज के साथ और भी रीजन्स, जैसे कि डिहाइड्रेशन, लंबे टाइम तक डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, साइलेडनाइटिस हो सकता है। या फिर जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में अगर आप हाइजीन मेंटेन ना करें तो ओरल हाइजीन का क्या हो जाना, कम हो जाना, ये फंक्शन हो सकता है। स्ट्रेस के कुछ केसेस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, स्ट्रेस के केस में क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो इन दैट केस साइलेडनाइटिस होने का खतरा होगा। तो स्ट्रेस, या फिर पेशेंट मालनरिश है, यानी कि माल न्यूट्रिशन
मालन्यूट्रिशन एक कुपोषण के केस में, तो कुपोषण भी क्या कर सकता है, साइलेंटर्स को कॉज कर सकता है। उसके साथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है, उन सलाइवरी ग्लैंड में किसी तरह का क्या पड़ गया हो, स्टोन हो गया हो या फिर कैल्कस हो गया हो, उसकी स्थिति के बारे में थोड़ी देर में पढ़ते हैं अभी। तो स्ट्रेस या स्टोन या फिर कैल्कस की कंडीशन क्या कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से साइलेंटाइटिस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये कुछ और रीजन होंगे, किसके रीजन होंगे, ये साइलेंटाइटिस या फिर इन्फ्लामेशन हो जाने की किसके अंदर, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन सिम्टम्स क्या दिखाई पड़ेंगे। साइन सिम्टम्स में सर क्या होगा, इन्फ्लामेशन हुआ तो एक्चुअल में फीवर हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, पेन की कंडीशन यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, और पेन के साथ उस लोकल एरिया पर क्या दिखाई पड़ सकती है, टेंडरनेस दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, क्या दिखाई पड़ सकती है, टेंडरनेस क्या होगी कि जिस लोकल एरिया पे इन्फ्लाम हुआ है, इस लोकल एरिया पेन हो रहा है, वहाँ पर अगर आप पैल्पेट करें और पैल्पेट करने पर अगर पेन हो तो उस एरिया को क्या कहते हैं, टेंडर एरिया, फिर वहाँ पर कहते हैं उसे टेंडरनेस। ठीक है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर पस पड़ सकती है, उस वजह से जो डिस्चार्ज आएगा, फ्लूइड आएगा, उसमें प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा। कैसा डिस्चार्ज होगा, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज का मतलब यानी कि पक्ष जो डिस्चार्ज गाना, डिस्चार्ज यानी कि पस के साथ डिस्चार्ज गाना क्या कहलाएगा, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज यहाँ पर आ सकता है। तो मैनेजमेंट आप सिंपली क्या करेंगे, मैनेजमेंट में क्या है, देखो कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप क्या देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। ग्रेट, तो पेशेंट को आप एंटीबायोटिक थेरेपी पे रखेंगे। ठीक है, दूसरा इन कॉज जो है उनको ट्रीट करो, जैसे कि डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए क्या करो, फ्लूइड मेंटेन किया जाए, फ्लूइड इनटेक बढ़ाया जाए। ठीक है ना, दूसरा ओरल हाइजीन को मेंटेन करा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या की जानी चाहिए, हाइजीन मेंटेन की जानी चाहिए। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को रिलीव किया जाए। अगर मालन्यूट्रिशन पेशेंट है तो उसका जो डाइट है उसको मेंटेन किया जाए, और अगर स्टोन कैल्कस है तो उसको रिमूव किया जाना चाहिए। ठीक है, पेशेंट के और भी प्रॉब्लम, जैसे कि अगर पेन है तो उसके लिए पेशेंट को एनाल्जेसिक दी जा सकती है, और वहाँ पर बार्म कंप्रेशन दिए जा सकते हैं, गर्म सेक किया जा सकता है। ठीक है ना, बार्म कंप्रेशन जो है वो प्रोवाइड करे जा सकते हैं। ग्रेट, तो पेशेंट को एनाल्जेसिक दे सकते हैं, बार कंप्रेशन दे सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, फ्लूइड मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है ओरल। ठीक है, बार कंप्रेशन देंगे, और इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए अगर क्रॉनिक केस है तो वहाँ पर कॉर्टिको स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड ड्रग्स होती है। ठीक है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, अगर कंडीशन क्रॉनिक है, बहुत लंबे टाइम तक है, पस का ड्रेन, तो सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा, किसके द्वारा, सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा क्या करना पड़ेगा, जो सलाइवरी ग्लैंड है उन ग्लैंड को क्या करना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा, उसमें से पस को आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा सीवियर केसेज के अंदर जो ग्लैंड है, ग्लैंड के साथ जो डक्ट है, उस डक्ट को क्या करना पड़ सकता है, रिमूव करना पड़ सकता है, यानी कि एक्सीजन करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो ये क्या होंगे, साइलेंटाइटिस का केसेस है। इस साइलेंटाइटिस के केस में हमने क्या कहा कि मोस्ट कॉमन जो यहाँ पर होता है वो पेरोटाइटिस होता है। ठीक है, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो उसे कहते हैं पेरोटाइटिस। क्या कहते हैं उसे, पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन मोस्ट कॉमन है, सलाइवरी ग्लैंड में हो जाना। और ये जो केस है बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक वायरल डिजीज जिसका नाम है मम्स। जो मम्स इन्फेक्शन होता है, मम्स वायरस की वजह से बच्चों के अंदर कॉमनली देखने को मिलेगा। तो मम्स इन्फेक्शन के अंदर रिपीटेटिव इन्फेक्शन हाईली कंटेजियस डिसऑर्डर है, वायरल इन्फेक्शन है, तो मम्स के अंदर पेरोटाइटिस होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि पेरोटाइटिस हो जाता है। और मम्स को हम एक्चुअल में एपिडेमिक पेरोटाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडेमिक पेरोटाइटिस। तो एपिडेमिक पेरोटाइटिस या फिर मम्स के केस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेरोटाइटिस देखने को मिलेगा। यहाँ पर पेरोटाइड ग्लैंड का क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इसके अलावा और भी रीजन होते हैं पेरोटाइटिस होने के, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो अभी हमने ऊपर लेके आए थे, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो जाए। उसके साथ और रीजन जैसे कि रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कोई अल्डर पेशेंट है, एक्यूटली इल पेशेंट है, या फिर जिसमें सलाइवरी का जो सलाइवा का सिक्रेशन है वो कम हो गया। किसका सिक्रेशन, किसी पेशेंट में जो सलाइवा है उस सलाइवा का सिक्रेशन जो है कम हो गया। अब सलाइवा का सिक्रेशन होने के क्या रीजन हो सकते हैं भाई, एक तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर डिहाइड्रेशन है तो आप डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे इसके मैनेजमेंट के अंदर। और कभी कभार कुछ जो ड्रग्स होती है वो ड्रग्स भी क्या कर सकती है, सलाइवा का सिक्रेशन को कम कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन को आप ठीक करेंगे, और जो ड्रग्स है ऐसी ड्रग्स को क्या कर देंगे, आप बंद कर देंगे। जैसे कि ड्रग्स यहाँ पर कौन कौन सी होती है, कुछ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स होती है, ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स सकती है, वो सलाइवा का सिक्रेशन कम कर सकती है। या फिर जो डाई यूरेटिक ड्रग्स है, एग्जाम्पल डायूरेटिक ड्रग्स या फिर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स, क्या सलाइवा को सिक्रेशन कम कर सकती है। तो मैनेजमेंट के दौरान आप ट्रैंक्विलाइजर को या डायूरेटिक या फिर ऐसी ड्रग्स जो सलाइवा को सिक्रेशन कम करेगी उनको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बाकी तो और रीजन सेम ही है, जैसे कि न्यूट्रिशन का मेंटेन करना, हाइड्रेशन, हाइजीन। ठीक है ना, मेडिसिन जो है जो सलाइवा को सिक्रेशन कम कर रही है उसको बंद कर देना, एंटीबायोटिक थेरेपी, एनाल्जेसिक थेरेपी, ये सारी चीज़ें की जाएगी। ठीक है, साइन सिम्टम्स वही सेम रहेंगे, फीवर होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी, पेन होगा, पेन ईयर में भी हो सकता है। ठीक है ना, और जो स्वेलिंग अगर ज़्यादा हो जाएगी पैरोटिड ग्लैंड में तो ईयर्स के नीचे जहाँ पर आपको मैंने डिटेक्ट करवाई थी वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, और जो स्किन है वो रेड और साइनी होने लग जाएगी। ठीक है, सर्जी सीवियर केसेज के अंदर यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं क्या, पैरोटाइटिस।
पेरिडेक्टोमी, ठीक है। एक्टोमी मतलब रिमूव कर देना, तो पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव कर देना क्या कहलाएगा, पेरिडेक्टोमी, ठीक है, पेरिटेडेक्टोमी, ठीक है। ये दूसरा केस है किसका, पेरोटाइटिस का, ठीक है। पेरिटाइटिस के साथ हमने क्या कहा था, कभी कभार जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है किसके अंदर, कैनाल्स के अंदर या फिर डक्ट के अंदर, यानी कि कैल्कस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो सेलाइवरी कैल्कस कभी कभार बनने लग जाती है, फिर सेलाइवरी स्टोन बनने लग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, सायालिथियसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लिथियस, यानी कि सेलाइवरी जो ग्लैंड्स है उनके अंदर स्टोन का बनना या फिर कैल्कस का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, सेलाइलिथियसिस कहलाएगा, ठीक है, साइलोलिथियसिस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जस्ट इमेजिन ये जो है कोई सलाइवरी ग्लैंड है और सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली कोई डक्ट है, ठीक है। तो स्टोन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, चलो। और इसके साथ स्टोन का फॉर्मेशन कहाँ पे हो सकता है, इस डक्ट के अंदर हो सकता है। तो दोनों जगह कहीं भी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो या तो डक्ट के अंदर जो है स्टोन का फॉर्मेशन हो या फिर ग्लैंड के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो, क्या कहलाएगा, साइलोलिथाइसिस कहलाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये जो है जो सब मैंडिब्यूलर जो ग्लैंड है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड के अंदर स्टोन बनने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मोस्ट कॉमन साइट है यहाँ पर, ठीक है, ग्रेट। स्टोन जो ग्लैंड के अंदर बना कभी कभार ये पेन लेस होते हैं, यानी कि इनके अंदर सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन डक्ट के अंदर बनने वाले ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं और इससे क्या हो सकता है, यहाँ पर पेन हो सकता है। और ये जो रिलीज करते हैं ये कॉली की पेन पैदा करते हैं। कैसा पेन पैदा करते हैं, कॉली की पेन पैदा करते हैं, जो कि रिलीव होता है किसके तरह, जब आप सलाइवा को गल्प कर जाते हैं, गस कर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो क्या हो सकता है, पेन रिलीव होगा, ठीक है ना, इसके तरह से को पहचाना जाएगा। डक्ट के अंदर जो कैल्कस बनेगी, स्टोन बनेंगे, वो ओवल शेप के होंगे और स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। बट जो ग्लैंड के अंदर जो स्टोन बनेंगे, ग्लैंड के अंदर बनने वाले स्टोन इरेगुलर शेप के होंगे, इनका साइज ज़्यादा वेरी कर सकता है, 3 से लेके 30 सेंटीमीटर, नॉट mm तक, ठीक है, मिलीमीटर तक। ये रेगुलर शेप के होंगे और कभी कभार कैसे होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं ये, एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, बट लंबे टाइम तक अगर पड़े हैं तो ये इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। बट जो डक्ट के अंदर प्रेजेंट है, डक्ट के अंदर कॉली की पेन कॉज करेंगे, कॉली की पेन कॉज करने के साथ में क्या होंगे, ये स्मॉल होंगे और ओवल शेप के होंगे, ठीक है। इसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर एक सर्जरी की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या की जाता है कि शॉक वेव्स के द्वारा, किसके द्वारा, शॉक वेव्स के द्वारा, तरंगों के द्वारा, शॉक वेव्स के द्वारा जो इसके अंदर जो स्टोन है उन्हें तोड़ा जाता है और स्टोन को तोड़ करके निकाला जाता है। नॉर्मली तो वैसे तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली निकल जाते हैं, नहीं निकलते हैं तो लिथोट्रिप्सी की जाएगी, ठीक है। लिथोट्रिप्सी के कुछ फायदे हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी तरह के एनेस्थीसिया की, किसी तरह के सेडेशन की, किसी तरह के एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, साइड इफेक्ट जैसे कि लोकल हेमरेज हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, ये लिथोट्रिप्सी के क्या होता है, थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, ग्रेट है। तो ये है सलाइवरी कैल्कस। यहाँ पर सलाइवा के अंदर कभी कभार नियोप्लाज्मा यानी कि कैंसर भी कंडीशन भी हो सकती है, जो कि मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो नियोप्लाज्म है या फिर जो कैंसर है वो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर एंड हो जाता है आपका क्या, सलाइवरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, काफ़ी सारी है, छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। इस तरह का डाउट, समस्या अगर परेशान है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रेट, बाय, बेस्ट ऑफ लक।